प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर होता है, इसका अंदाजा तो आपको होगा ही होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, कोरोना काल को याद करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई थाली बजाइए, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई अमीर क्या गरीब, हर किसी ने थाली बजाना शुरू कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दीजिए, और सिर्फ अपील ही नहीं की है, उन्होंने खुद इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। 15 से 20 गाड़ियों का काफिला जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चलता था, वो घट करके महज 2 हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने इस कदम के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की है, क्या जनता उस संदेश को किस हद तक अमल में ला पाएगी या लाने में कितना सक्षम है। और प्रधानमंत्री के संदेश के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कई कैबिनेट मंत्रियों ने, उन्होंने भी अपने काफिले को कम किया, विदेश दौरे को रद्द कर दिया है, और ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके। और अब आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। सवाल 2 है, ईरान युद्ध शुरू होने के 73 दिन बाद अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या स्थिति अब हाथ से बाहर निकलती जा रही है, बेकाबू होती जा रही है? और दूसरा सवाल, अगर इन कदमों को अमल में लाया गया तो क्या ईरान युद्ध के असर को हम किस हद तक कम कर पाएंगे? ये 2 अहम सवाल हैं जिसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री का बचत संदेश, साथ खड़ा पूरा देश। पीएम के लीड बाय एग्जाम्पल मॉडल को राज्यों ने अपनाया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनती दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने कदमों से यह साफ कर दिया है कि आर्थिक आत्मसंयम अब सरकार की प्राथमिकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एसपीजी काफिले के आकार में 50% तक कटौती का निर्देश दिया है। मकसद साफ है, सरकारी खर्चे में कमी और ईंधन की बचत। खास बात यह है कि सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना यह फैसला लागू किया जा रहा है। पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने, अनावश्यक खरीद पर रोक लगाने और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी है। यानी संदेश सिर्फ बचत का नहीं, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस का है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार कम कर दिया है, जो इस पहल को और मजबूती देता है। राज्यों से भी इस अपील की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने काफिले को 13 से घटाकर 8 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में ईंधन बचत के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं कारपूलिंग, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कहीं हवाई यात्रा पर नियंत्रण। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी उसको पूरा कर रहे हैं, और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। राज्यों की इस पहल का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कम गाड़ियों के साथ कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो में सफर करते नजर आए। इसमें निर्देश दिए गए कि सभी लोग न्यूनतम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं भी अपना जो उनके साथ गाड़ियां चलती थी, जबकि उनके ऊपर हमला भी हुआ है और उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी गाड़ियों को 12 गाड़ियां चलती थी, केवल 4 गाड़ियां ही चले, ऐसा निर्णय लिया है। यही नहीं, जबलपुर में हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बंसल और औरंगाबाद में जिला जज राजीव रंजन कुमार अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से कोर्ट पहुंचे। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी का लीड बाय एग्जाम्पल मंत्र अब पूरे सिस्टम में दिखने लगा है। जहां अपील अब एक्शन में बदल रही है,
और सादगी ही नई नीति बनती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश कितना अपना पाएगा हमारा देश, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य साहब, एसोचैम के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस.पी. शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और साथ साथ आशुतोष कुमार जी भी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में ए.के. भट्टाचार्य सर आपसे करना चाहूँगा, अभी इस कदम का या फिर कहें अभी इस अपील का मतलब क्या निकाला जाए? 73 दिन वॉर के हो चुके हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन एलाइज के मुताबिक 40 देश अब तक इस तरह के एनर्जी कंजर्वेशन पे अमल कर चुके हैं और हम लोग अब इस पर अमल करने जा रहे हैं। क्या वाकई स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है या फिर राजनीतिक मजबूरी थी, पहले कर नहीं सकते थे? देखिए, राजनीतिक मजबूरी तो थी। राजनीतिक मजबूरी ये थी कि इलेक्शन हो रहे थे, असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, उसके बीच में कोई ठोस कदम उठाने का कोई मतलब स्कोप नहीं था ज्यादा। पर अगर मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी एक क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है, गोल्ड के ऊपर क्राइसिस है, सब कुछ है। मैं समझता हूं कि ये जो स्लोगन जो है ये राजनीतिक तौर से शायद उनको राजनीतिक काफी गेन्स प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज है, पर मैं समझता हूं कि इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ठोस कदम वही होंगे जो मार्केट लेड जो पॉलिसी ऑप्शंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर तेलों के दाम आपने घटा दिए हैं, क्योंकि ये आपने ड्यूटी घटाई नहीं है बट ड्यूटी काट दी है आपने, तो तेलों के दाम बढ़ाए नहीं जा सके, उससे काम नहीं चलेगा। समय ऐसा है कि तेलों के दाम के ऊपर जो रोक लगाई गई है वो रोक अब नहीं रह सकती, उसी से काम होगा। उसी तरह अगर गोल्ड में अगर आप ड्यूटी लगा दें तो उससे गोल्ड में स्मगलिंग बढ़ेगा। उसमें मैं ये समझता हूं कि ये जो है ज्यादा एक एग्जीबिशनिज्म है, पर एक्चुअल जो काम जो है वो तभी होगा जब आप तेलों के जो ड्यूटीज जो हैं वो घटाए गए थे वो वापस लाएं। आप तेलों के कंपनियों को एक नॉर्मल मार्केट प्रिंसिपल के बेस से अलाउ करें कि आप उनका दाम कितने बढ़ा सकते हैं। गोल्ड के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है, मैं समझता हूं उस गोल्ड के ड्यूटी से ये जो स्मगलिंग की जो स्कोप बढ़ेगी वो भी मैं समझता हूं कि एक समस्या आ सकती है। तो समय ये है कि ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये क्राइसिस है। ये क्राइसिस सिर्फ गाड़ियों की जो काफी मंत्रियों ने दिखाया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी का व्यवहार कम कर दिया है। मैं समझता हूं कि अगर गाड़ी का व्यवहार कम कर दिया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया था? अगर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी इतनी, तो पहले लोग 12 गाड़ी में क्यों जा रहे थे? अब 6 गाड़ी में कैसे चलेगा? तो वो एक सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। तो ये समस्या गंभीर है। ये एक एग्जीबिशनिज्म का समय नहीं है और ठोस कदम गवर्नमेंट टैक्सेशन प्राइसेस के जरिए से ले। और अगर आप गोल्ड में अगर ड्यूटी बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप स्मगलिंग को बढ़ावा देंगे, वो और एक समस्या पैदा करेंगे। दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एग्जीबिशन ना करें, या फिर एग्जीबिशन कर रहे हैं तो करिए, लेकिन साथ में आपको ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार एग्जीबिशन करके या फिर ऐसे संदेश दे करके लोगों को तैयार कर रही होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम और कई ठोस कदम उठाएंगे। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री ने अपील की कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि आपको पेट्रोल डीजल नहीं कम खपत करना है, आगे चलकर हो सकता है इसके दाम बढ़ा दिए जाएं। तो वह पहले से मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश चल रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, जनता कितना इसको अपना पाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ एसोचैम के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस.पी. शर्मा साहब हैं। एस.पी. शर्मा साहब, आपने सुना है ए.के. भट्टाचार्य सर को, उनका कहना है कि कई सारे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि अभी यहाँ से कुछ लॉन्ग टर्म कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी गुंजाइश है, ताकि इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल, मैं भट्टाचार्य जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने जो ठोस कदमों की बात की है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए, जो 7 मंत्र दिए हैं कि हम कैसे इस जो ग्लोबल
जो हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूएस और ईरान के बीच में स्ट्रगल चला हुआ है कितनी देर से, तो उससे हम अपना जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये उपाय जो हैं ये आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि भारत की जो ग्रोथ है उसको उसी तेज़ गति में रखेंगे, क्योंकि हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो हम उस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसे कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। ये ज़रूर है कि थोड़ी तकलीफ होगी, लोगों को जो आदत पड़ चुकी है उसको थोड़ा सा बदलाव लेके आना होगा, लेकिन ये हमारी इकॉनमी के लिए अच्छे हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें, जैसे कोरोना के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे भी कुछ कदम उठाने की बात की थी और उसके बाद हम बहुत अच्छे से रिकवर कर पाए। और अगर हम देखें कि पिछले 4-5 साल में जो हमारा जीडीपी है वो 7% से ऊपर रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना इसके बावजूद भी, क्योंकि कोरोना के बाद ये जो स्ट्रगल है 4-5 साल से लगातार चल रहा है। पहले तो रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद फिर 2024 में इजराइल और गाजा में शुरू हो गया, 25 ऐसे ही निकला और 26 में भी अभी ईरान और यूएस के बीच में टसल जारी है। तो पिछले 5-6 साल जो है बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं और जिसमें भारत ने बड़े अच्छे से उभर के दिखाया है। भारत ने बड़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। अब अगर हम देखें कि हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, हमारे हर एक फंडामेंटल जो भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हों या आईआईपी नंबर्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी एक स्टेडी ट्राजेक्टरी में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त पे ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे कि जो ग्लोबल लेवल पे जो 2 महीने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, तो उसका असर जो अभी बहुत सारे कंट्रीज में विजिबल नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा वो जोखिम उठा रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर भरपूर अच्छे तरीके से अमल करना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 कदम बोले हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ और भी कदम साथ में हम उठा सकते हैं, जैसे कि फॉरेन एजुकेशन है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उसमें भी एक ऐसा अपील होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं उनको यहीं पे लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो उस डॉलर को बाहर दूसरे देशों में जाए। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो इस समय पे एक संभलने की बात है, क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं है। अभी जो यूएस और ईरान के बीच में वार्तालाप हो रही है उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा, या तो वो मीटिंग नहीं हो पाती है या उसका कोई अंजाम नहीं होता है। तो ये कब तक चलेगा, तो हमें उस वक्त तक ऐसे कठिन जो डिसीजंस हैं लेके अपने आप को संभालना होगा, हमारी ग्रोथ को बरकरार रखना होगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम एनर्जी को सेव नहीं करेंगे तो ज़्यादा हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर से सप्लाई नहीं आएगी, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एनर्जी सेव करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से एनर्जी सेव करने के संदेश दिए जा रहे हैं उस तरीके से एनर्जी सेव करना कितना मुमकिन है भारत जैसे देश में, भारत जैसे इकोसिस्टम में? आशुतोष जी। जी देखिए लक्ष्मण जी, भट्टाचार्य जी के बाद वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनके बाद तो मेरा कुछ बनता नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन मुझे कुछ 2-3 बुनियादी बातें समझ में आती हैं। वो ये है कि जो मैंने पिछले दिनों देखा है कि जो मेजर्स 28 फरवरी को लेने चाहिए थे या 1 मार्च को लेने चाहिए थे, वो आप 23-73 दिनों के बाद लेने की अपील देश से कर रहे हैं। और ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि उन दिनों आप चुनाव लड़ रहे थे, आपकी प्रायोरिटी चुनाव जीतना था। अगर आपकी प्रायोरिटी देश को मजबूत करना होता, नेशनल इंटरेस्ट अगर मजबूत करना होता, तो आप उसी समय राष्ट्र के नाम संबोधन करते, ऑल पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाते और कहते कि ये एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से निपटने के लिए हमें अभी इसी वक्त कड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमने वो कदम नहीं उठाया, हमने चुनाव के खत्म होने का इंतजार किया। और बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो बातें कही जा रही थी, मैं आप जो लक्ष्मण जी आपने बात कही थी कि जो एनर्जी क्राइसिस रिस्पांस ट्रैकर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का, वो बताता है कि 82 देशों ने ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि एनर्जी के शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके या उसको रैशनलाइज किया जा सके। जैसे 25 देशों ने फ्यूल रैशनिंग की, लोअर जिसे कहते हैं ना कि स्पीड लिमिट्स, गाड़ियों की स्पीड लिमिट्स के बारे में बातचीत की। साथ ही साथ उन लोगों ने जो एयर कंडीशनिंग उसके टेम्परेचर के रैशनलाइजेशन की बात की है।
और जो स्कूल्स के टाइम है उसके उसमें बंद करने की बात की है। तो जो चीजें आज प्रधानमंत्री 73 दिन के बाद बता रहे हैं, अगर पहले कर देते तो सबको, और ये सबको मालूम था ये संकट होने वाला। दूसरी बात जो ये बात कही जा रही कि दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि हमारी जो अब ईरान वॉर आ गया है, या जैसे कोविड को बहाना बनाया गया और कहा गया कोविड की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। हकीकत यह है कि अगर आप कोविड के पहले वाले क्वार्टर में जनवरी से मार्च तक के 2020 का क्वार्टर अगर आप देखें तो उस क्वार्टर में आपकी जीडीपी ग्रोथ 3.1% थी और 2019 से 2020 के बीच में आपकी जीडीपी ग्रोथ 4.2% थी। अब ये जो 3.1% है इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं था, तो ऑब्वियसली कोविड के बाद से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई और दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आकार के हिसाब के बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की, करीब 26% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट की, इसलिए क्योंकि हमने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया और हमने जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया, जिस तरीके से हमने जीएसटी को लागू किया और जिसके बाद आंख बंद करके हमने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, उसका यह नतीजा हुआ कि आज तक हमारी इकोनॉमी सुधर नहीं पाई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो जनवरी से मार्च के बीच में 2020 में -1.4% कॉन्ट्रैक्शन था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसमें -2.2% का कॉन्ट्रैक्शन था, और अगर एग्रीकल्चर आपकी 5.9% ग्रो नहीं की होती तो जो 3.1% था वो घट के 2.9% हो जाता। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? एसपी शर्मा साहब इसको याद रखिएगा, जो अभी आशुतोष जी ने जो आंकड़े दिए हैं कि ये ईरान वॉर से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में जो हमेशा आईआईपी के आंकड़े आते हैं उसमें ये सारी चीजें दिख रही थी। लेकिन जो बात इन्होंने कही, सर मैं आऊंगा फिर आपके पास। लक्ष्मण जी एक डेटा और मैं दे देता हूं। अभी जो कोर इंडस्ट्री का हमारा आया है उसमें 0.4% का कॉन्ट्रैक्शन है। इसका ईरान से कितना लेना देना है? इसका ईरान से कितना लेना देना मैं जानना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए एसपी शर्मा साहब को हमने इस पैनल में आमंत्रित किया, उनके पास जाऊंगा। लेकिन अवधेश जी हमारे साथ है। अवधेश कुमार जी, एक बड़ा ही पॉइंट उठाया आशुतोष सर ने कि 73 दिन बाद हम क्यों कदम उठा रहे हैं, जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 82 देशों ने अब तक ऐसे कदम, इमरजेंसी कदम उठा चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। अब जाके हम जागे हैं, हम जागे हैं या फिर हम अब तक दुरुस्त थे, अब हमको लगता है कि नहीं, अब वॉर लंबा चल रहा है तो अब स्थिति मुश्किल में आने वाली है। लक्ष्मण जी, जो है नहीं, अगर उसके बारे में बात करेंगे तब तो बहुत कुछ बताया जा सकता है कि देश इकोनॉमिक क्राइसिस में है। भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई नीति नहीं बनाई है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, बल्कि इस समय प्रधानमंत्री का जो भाषण था, जो मैंने समझा है हम लोग उसको, उसमें एनर्जी भी बचत होगी, इकोनॉमी, लेकिन मूल जो उन्होंने कहा है कि हमको विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, और विदेशी मुद्रा की बचत करनी है तो हमको थोड़ी विदेश की यात्राएं आवश्यक नहीं हो तो इस बीच हम लोग 1 साल कम करें, सोने की खरीद नहीं करें, उसके बगैर काम चल सकता है। तो ये सारे उसमें आई है कि हमारे पास अगर गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक है तो उसका यूज करें, हम न हो तो साथ में। तो ये सारे जो 7 कदम उठाए हैं, ये 7 कदम में कहीं नहीं है कि भारत की कोई अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। 2 लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं इस समय भारत के आंकड़े जो हैं वो तो बहुत संतोषजनक हैं। ऐसा भारत के इस समय विकास दर में कोई समस्या नहीं, आपका इकोनॉमिक चैनल है उसके लिए है ही नहीं। देखिए, अनिश्चितताओं से भरी हुई यह दुनिया भविष्य की दृष्टि से बड़े उथल पुथल का संकेत दे रही है। जो अभी शर्मा साहब ने कहा कि वो तो यूक्रेन का वार जो था वो तो एक अभिव्यक्ति थी जो दुनिया इस समय क्राइसिस में है कि अलग अलग देशों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं कि कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो देशों को संयमित कर सके, जिनके एम्बिशंस थोड़े बड़े हैं। कोई वैश्विक संस्था अभी नहीं बची है जो कि वैश्विक सम्मेलन बुलाकर के इन क्राइसिस पर पार पा सके। ओपेक जो है ध्वस्त हो रहा है, नाटो खत्म होने पर लगा हुआ है, अमेरिका, तो वो ऐसे क्राइसिस भविष्य में आने वाला है। तो वो भविष्य की दृष्टि से हम उस क्राइसिस में आए उसके पहले से स्टेप उठाने जरूरी हैं।
और उसके लिए स्टेप है कि भविष्य में हम फंसे नहीं, कि हम से बचाएं। जब वॉर शुरू हुआ था अवधेश सर, 73 दिन पहले जब वॉर शुरू हुआ था कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, फिर आगे चला 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। जब ये लंबा खींचने लगा तो पूरी दुनिया को एहसास हो गया कि हम लोग गंभीर संकट में जा रहे हैं। पूरी दुनिया भर में 82 देशों ने कदम उठाना शुरू कर दिया, लेकिन हम अब 73वें दिन में जाके कदम उठा रहे हैं। ऐसा क्यों, ये पूछा है आशुतोष जी ने। इसका जवाब दे दीजिए। बाकी इकोनॉमी के लिए तो हमारे पास शर्मा सर और भट्टाचार्य सर, उनके पास जाऊंगा मैं। सर मैं इसी का उत्तर दे रहा था कि भारत सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। पहली बात तो ये है, यही तो मैं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। नहीं अभी, हाँ देखिए सुनिए ना, तो वो केवल मैंने विदेशी मुद्रा को रोकने की दृष्टि से गोल्ड पर लगाया है, बाकी वो मैं पढ़ लिया प्लेटिनम पर है, वो सारे आज देखा हूं, वो धीरे धीरे। लेकिन इस समय एक देश से अपील है कि देश भविष्य की दृष्टि से खाड़ी का युद्ध जो है किस दिशा में जाएगा, वो कहां कहां तक फैलेगा, हमारे हाथ में नहीं है। वही नहीं है, क्राइसिस हमारे पास बहुत है। जो चीन है वो कह रहा है कि हम 2049 तक ताइवान को मिला लेंगे। अब चीन उसके लिए पहले से क्या करेगा? तो ये सारी स्थितियां हैं, उसमें एक लोगों से एक अपील है और निश्चित अपील है। अगर हमारा, तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारा पेट्रोल का अगर इस बार 17 लाख करोड़ रुपया अगर मान लीजिए पहले के हिसाब से हमारा अगर आयात बिल हो जाएगा तो देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, तो उसको बचाना जरूरी है। इससे जुड़े हुए हैं कि हमको फ्यूल की बचत करनी है, देश को तो ऐसी शिक्षा प्रधानमंत्री को देनी चाहिए, बचत करनी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सिंबॉलिक से नहीं होगा। प्रधानमंत्री की कुछ गाड़ियां घट गई हैं, कुछ उनकी घट गई हैं, इससे एक मैसेज तो जाता है देश में कि हमने कहा है तो हम उसको हम कर भी रहे हैं। ये जरूरी है। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, उसमें मेडिकल प्रोटोकॉल है, सारे प्रोटोकॉल में उन्होंने सब किया होगा, तो करके ये सामने आए हैं। उनको ये भी पता है कि गोल्ड की अगर गोल्ड की बिक्री घटेगी तो पूरा ज्वेलरी मार्केट में जो रोजगार है, समस्याएं बढ़ेगी, तो विचार करके हुआ है। लेकिन अगर दुनिया में इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही है तो उसकी तैयारी अभी सरकार ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं। गोल्ड है, प्लेटिनम ऐसे धातु तक पर है। मुझे नहीं लगता है कोई रेस्ट्रिक्शन देश में लगने की संभावना है अभी। हाँ, दरअसल एसपी शर्मा सर और ए.के. भट्टाचार्य साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन कुछ जोड़ना चाहते हैं आशुतोष सर, उनसे सुन लेते हैं, फिर आता हूं मैं। देखिए, दो तीन चीजें मैंने कहा ना कि आप सिर्फ 2 डेटा उठा के देख लीजिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले 6 साल में 4 साल 2021, 2022, 2025, 2026 1.34 लाख करोड़, 1.30 लाख करोड़, 1.24 लाख करोड़ और 1.61 लाख करोड़। और पिछले 6 महीने में, पिछले 5 महीने में, 10 मई तक का आंकड़ा मेरे पास है, 2 लाख करोड़ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान से बाहर जा चुका है। आपका नेट एफडीआई आज की तारीख में नेगेटिव में जा रहा, आपका फॉरेन रिजर्व लगातार घटता जा रहा। और तो और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं आशुतोष सर, इसीलिए तो गोल्ड रिस्ट्रिक्शन की कोशिश की जा रही है। गोल्ड पे भी मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जनता से कह रहे हैं कि आप नॉन एसेंशियल गोल्ड मत खरीदिए। और आरबीआई ने पिछले साल रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है, रिकॉर्ड गोल्ड। जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो अमूमन 10% होता था गोल्ड का कंट्रीब्यूशन, इस वक्त 15 से 16% है। तो आप आरबीआई गोल्ड खरीद रही है, लोगों से कह रहे हैं आप गोल्ड मत खरीदो। तो ये कौन सी नीति, मुझे तो समझ में नहीं आती है बात। नहीं, इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो आपने एफपीआई के जाने की बात की वो इसलिए गया, जो माना जा रहा है वो ये है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो लोगों को वहां पे जो इन्वेस्टर थे उनके लिए फायदे का सौदा था पैसा यहां से निकालना। यूएस का मार्केट मजबूत हो रहा तो यहां से निकल सवाल ये उठ रहा है कि आपका रुपया क्यों कमजोर हो रहा, सवाल ये उठता है रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। हाँ, ये एक सवाल है एसपी शर्मा सर और ए.के. भट्टाचार्य सर, रुपया की कमजोरी एक बड़ी चिंता है और इसमें फॉरेक्स का संभाल कर रखना ये एक बड़ी चुनौती होगी। आपके हिसाब से यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर रुपए की जो डेप्रिसिएशन जो हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि ये मार्केट डायनेमिक्स का रिफ्लेक्शन है। इस वक्त हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो गैप जो है, जो करंट अकाउंट की डेफिसिट जो है, इस हिसाब से जो रुपया का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, मैं मानता हूं ये मार्केट का रिफ्लेक्शन है। तो इसको अगर आप अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व्स को इस्तेमाल करके रुपये को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये
लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर रुपए को थोड़ी बहुत डिप्रिसिएशन करने के लिए वॉलेटिलिटी के सिवा अगर कर रही है, ये एक अच्छी नीति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और उससे जो इंपोर्ट में थोड़ी बहुत कर्व्स होंगी, इंपोर्ट करने में लोग जरा कॉस्टली मानेंगे और हमारे जो एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा। हाँ जरूर उससे भट्टाचार्य, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे मैं कि अगर फॉरेन ट्रैवल लोगों ने कम कर दिया, विदेशों में शादियां करना नहीं किया, फिर काफ़ी कम कर दिया, गोल्ड इंपोर्ट मान लिया 25% भी कम हो जाता है, तो इन सब से फॉरेक्स के या फिर विदेशी मुद्रा के बाहर जाने पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अगर मान लीजिए जो आपका जो टोटल ओवरऑल जो करंट अकाउंट बैलेंस जो है इस वक्त इस साल मतलब पिछले साल 1% जीडीपी के कम से कम था, 0.7% ऑफ जीडीपी था। अब अगर मान लीजिए इस साल क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट बढ़ गई है, फर्टिलाइजर का इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया है, तेलों के दाम का कॉस्ट बढ़ गया है, तो अनुमान किया जाता है कि जो इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करीबन 2% जीडीपी का आ सकता है। पर इससे मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है कि अगर 2% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट हो। प्रॉब्लम ये है कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की एक जो पोजीशन जो है वो इन्वेस्टमेंट निकल जा रही है हमारे देश से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और जैसे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल जो इवन एफडीआई जो है वो नहीं बढ़ रहा है इतनी तरह से, और भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक चिंताजनक बात है। और उसका कारण ये है कि हमारे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है और भी बढ़ाना है, क्योंकि इसीलिए जो गैप जो है, इसीलिए रुपए का डिप्रिसिएशन हो रहा है। पर रुपए का डिप्रिसिएशन होना मैं मानता हूं एक मार्केट का रिफ्लेक्शन है, उसको वॉलेटिलिटी घटाना चाहिए, पर जो रेट का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है उसको नेचुरली अलाउ करना देना चाहिए। उसको नेशनली अलाउ कर देना चाहिए। शर्मा साहब, चूंकि रुपया की बात है, प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा को बचाने को देशभक्ति से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कारोबारी साल 2026 में FY26 में $7,775 बिलियन का इंपोर्ट बिल था। इसमें गोल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ 72 बिलियन था, यानी 10% से भी कम था। तो क्या हम गोल्ड को रेस्ट्रिक्ट करके हम विदेशी मुद्रा कितना बचा पाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी। पहले तो मैं जो आशुतोष जी ने आंकड़े दिए उनका भी बहुत सत्कार करता हूँ, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको ऐसे देखेंगे एक महीने का, तो ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। जब हम टोटलिटी में एवरेज देखते हैं कि हमने कितना हासिल किया एक साल में, तो उसी से पता चलता है कि इकोनॉमी की रफ्तार कैसी है। या 3 महीने का जो एवरेज होता है, जो हमारा जीडीपी आता है क्वार्टरली बेसिस पे, उससे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी की डायरेक्शन किधर जा रही है। बाकी तो जो कई बार आईआईपी है बहुत वॉलेटाइल होता है, कई बार हमारा 1% भी आता है, कई बार 7% हो जाता है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के नंबर्स हैं। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया कि गोल्ड के जो $70 अरब का इंपोर्ट होता है या 72 का होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब आपने कहा कि क्रूड को देखो, एक चीज़ है जो जिससे हमारा जो गति है उसको सपोर्ट कर रहा है, जो एनर्जी है वो हमें चाहिए ही चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। लेकिन जो गोल्ड है उसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर किसी का विचार है कि मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ तो उसको मना नहीं किया गया है, टाला जा सकता है कि 1 साल के टाल के अगर आप 10 तोला सोना लेना चाहते हैं तो अगले साल 20 ले लीजिए। तो आपको 1 साल के लिए रुकना होगा, क्योंकि ये जो वातावरण बना हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए हमें ऐसे डिसीजंस लेने होंगे। ये घर की तरह है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिए हैं, जैसे हम अपने घर में सुझाव लेते हैं कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाती है, हम देखते हैं कि भाई अगर कोई फालतू इलेक्ट्रिसिटी किसी रूम में जल रही है उसको बंद करिए और जहाँ पे जरूरत है उसी को चलाइए।
तो उसे कितना सेविंग होता है। उसी तरीके से जो अब हमें फ़र्क समझना होगा कि एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है जो हमें चाहिए हर रोज़। अगर हमने यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें तेल की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा जो गोल्ड है उसको लेके हम या तो अपने लॉकर में रखेंगे या पहन लेंगे या फिर हम कहीं और रखेंगे जहाँ पे उसकी सेफ्टी रहे, तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिससे कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा हमारी इकोनॉमिक गति रुक जाएगी। हालांकि मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा था एसपी शर्मा सर। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ सिंपली कि जो एक ज़रूरी वस्तु है हमें उसके लिए संरक्षण के लिए कोशिश करना चाहिए, जो एक बड़ी चीज़ है जिसमें जो हमारे लिए ज़रूरी है। गोल्ड ठीक है, हमारा एक एसेट है क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम उसको 1 साल के लिए टाल देंगे, जो उसमें इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं उसमें करो, अगले 1 साल थोड़ा रुक के कर लो, तो उसमें कोई नहीं रोक रहा है और उसको बैन नहीं किया गया कि आप मत खरीदो। उन्होंने बोला कि जहां बिल्कुल, दरअसल आपके पास जब 3 ऑप्शन हो, मैं समझ गया आपकी बात को, जब 3 ऑप्शन हो, गोल्ड है, कच्चा तेल है और फर्टिलाइजर है मान लिया जाए, तो भाई फर्टिलाइजर तो इंपोर्ट को रोक नहीं सकते, खेती पर असर पड़ेगा। कच्चा तेल का इंपोर्ट रोक नहीं सकते, इंडस्ट्री बैठ जाएगी। गोल्ड के इंपोर्ट को अगर थोड़ा सा कम कर भी देते हैं तो बहुत ज्यादा आफत नहीं पड़ने वाली है। इसमें कैलकुलेशन में देखा था कि 25% भी गोल्ड इंपोर्ट अगर हम कम कर लेते हैं तो उतना पैसा बचा लेंगे जितना से मनरेगा से ज्यादा पैसा बच जाएगा हमारे पास। एक चीज और मैं आपके पास आऊंगा, अवधेश जी और आशुतोष जी, एक सवाल और AK भट्टाचार्य सर के पास। सर, इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा, जो एक ऑप्शन आपने बताया था, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा मैंने देखा कई सारे देशों ने राशनिंग की व्यवस्था की है कि आप इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा डीजल नहीं खरीद सकते। तो क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे लागू करनी चाहिए क्या? देखिए, मेरे हिसाब से वैसी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मैं मानता हूं कि जो मार्केट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग बढ़ गया है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए ग्रेजुअली। ऑलरेडी हम काफी समय खो चुके हैं। अगर पेट्रोल की अगर देखें, जो डिफरेंस जो है वो अंडर रिकवरी अब करीबन 20 रुपए पर लीटर की हो चुकी है। अगर डीजल देखेंगे वो और भी ज्यादा अंडर रिकवरी है। तो ऑलरेडी हम समय खो चुके हैं और ये जो थोड़ी बहुत दाम बढ़ाना ग्रेजुअली फेज से ये पहले ही कर देना चाहिए था, पर सरकार ने इलेक्शन कमीशन का क्या रोक रहा होगा या इलेक्शन चल रहा था इसीलिए वो इंक्रीज नहीं कर सकी। वो जो भी कारण हो, राजनीतिक कारण तो जरूर है इसके अंदर, पर अगर अब समय हो गया है, अब अगर कोई इलेक्शन कमीशन की भी कोई रोक नहीं हो सकती है, तो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ये 20 रुपए का जो डिफरेंस जो है स्टेजेस में बढ़ाकर मैं समझता हूं, जिससे कि जो तेल कंपनी की जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत हानि न पहुंचे और आम जनता। इस वक्त जो 94 रुपए दिल्ली का जो तेल का दाम जो है, मैं समझता हूं ये दाम को बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ना होगा। और राशनिंग करेंगे तो और भी क्योस होगा। राशनिंग करेंगे तो आपके जैसे और भी क्योस होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर गोल्ड में अगर आप 15% कर देंगे उसमें स्मगलिंग बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि दाम बढ़ाना ठीक होगा, राशनिंग करना बिल्कुल खराब होगा। राशनिंग करना खराब होगा, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। दाम बढ़ाना एक बेहतर विकल्प है। अवधेश कुमार से, क्या सरकार ये राजनीतिक जोखिम लेगी या फिर प्रधानमंत्री ने अपील करके लोगों को पहले से मानसिक तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए, इसके दो भाग है ना। जो सरकार का लक्ष्य है, एक तो है कि हमारा इंपोर्ट बिल घटे जिससे कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बचे। दूसरा है आप जो बात करें कि देश के अंदर जो घाटा है हो रहा है उसकी पूर्ति हो। ये दोनों दो चीज है। अभी जो कदम है वो हमारे इंपोर्ट बिल घटाने के लिए है, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। और भारत में वो क्राइसिस नहीं है कि यहाँ राशनिंग लागू करनी है। स्वयं लोगों के अंदर ये चेतना पैदा हो कि हम जो है कम से कम खर्च में जीना सीखे भविष्य की दृष्टि से। हम गाड़ी को कम चलाने का धीरे धीरे अभ्यास करें। ये एक अभ्यास बनाने की बात होती है, तो वो तो अब सरकार धीरे धीरे करेगी, क्योंकि अगर नहीं भी करेंगे तो हमारे आपके
आपके सिर पर ही पड़ने वाला है। लेकिन एक बार करने की बजाय धीरे धीरे करें। लेकिन इस समय सरकार का जो मूल फोकस है वो फोकस है इंपोर्ट बिल को कम करने और फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए। ये जो मेरी अभी समझ में जितनी हमारी बात हो रही, जो आपने सोने की बात की, आपने खुद बता दिया है कि अभी वो अगर ज्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन 10% के आसपास है। 471 टन अगर हम सोना एक साल में चीन के बाद खरीद रहे हैं तो सामान्य बात थोड़ा ही है। उस सोने का अभी क्या उपयोग हो रहा है भविष्य की दृष्टि से, तो वो थोड़ा कम हो जाए। जो लोग फुटबॉल देखने भी चले जाते हैं आजकल विदेश में, एक बार 4 लोगों का बना, हम लोग 4 लोग मिलकर चलो लंदन से घूम आते हैं बिना काम के भी, तो उस सब में हमारा फॉरेन रिजर्व खर्च होता है। तो उस सब के बचत की ओर है। सेकेंड स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं उठाएगा तो हमारे आप पर है और सरकार को रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले वातावरण बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा और बढ़ा देंगे, 1 रुपया 2 रुपया तो बढ़ सकता है, लेकिन एक साथ जो 20 रुपए का गैप है वो 10 रुपया 15 रुपया वो ऐसे भारत सरकार नहीं बढ़ाती है, उसका उपाय हो रहा है। जो इसमें मूल बात इस समय है कि देखिए प्रधानमंत्री का एक लॉन्ग टर्म विजन है। वो विजन है कि इस देश को धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी जो पूंजीवादी मार्केट इकोनॉमी है, ये ज्यादा से ज्यादा उपभोग आप जब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। बैंक जितना लोन देते हैं उससे हम मापते हैं किस बैंक ने कितना लोन दिया, उनको कितने आ रहे हैं। तो वो सारे उसको धीरे धीरे उस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि दुनिया अगर एक ऐसी ओर बढ़ रही है जिसमें ये मार्केट इकोनॉमी धीरे धीरे बर्स्ट कर सकती है दुनिया में, वर्ल्ड के लेवल पर इसका कोई नियामक नहीं होगा और भविष्य में देशों को अपने अंदर सिमटना पड़ेगा। तो उसका रास्ता क्या है जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि तेते पांव पसारिए जेते लांबी ठौर, और जो कि आपको यजुर्वेद में लिखा है यत्किंच जगत्याम जगत्तेन, कम से कम खर्च करके जिए। लॉन्ग टर्म विजन है, उसकी तरफ हमें चलना है, कम से कम खर्च करके जिए, ये हमें उस तरफ आगे बढ़ना है। आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो हमें कई सारे सबक भी दे रही है? जैसे कि कोविड के टाइम में कई सारे सबक दे के गया, वैसे जब प्रोटेक्शनिज्म पूरी दुनिया में चला तब सबक के दे के गया कि हमें मेक इन इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो वैसा ये सबक भी कुछ समस्या दे रही है कि हमें इस तरफ आगे आपको बढ़ना है, और सरकार की जो अपील है, प्रधानमंत्री की अपील और जो प्रस्तावित कदम है, शायद उसी तरफ बढ़ता कदम माना जाएगा। देखिए लक्ष्मण जी, मैं कुछ कटु बातें कहूंगा और मेरी बातों को कोई बुरा ना माने। 2 चीजें हैं। पहली बात तो बुरा नहीं मानूंगा, बाकी 3 लोगों से पूछ लीजिए। जब राजनीतिक नारे आपकी आर्थिक नीति हो जाए तब यही होगा। अब जो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, अपील करके क्या करें, उसको देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि सरकार को आए हुए 12 साल हो चुके हैं और इन 12 सालों के अंदर इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत थी, क्या उन्होंने वो की? क्या जो भविष्य की टेक्नोलॉजी थी, क्या उसमें किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट किया? आज की तारीख में दुनिया किस ओर जा रही है? ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, बैटरी की तरफ जा रही है, सेमीकंडक्टर की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। इन चारों में हम कहां हैं? आज मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के मामले में चाइना का जो मार्केट शेयर है 85% है, और हिंदुस्तान को अगर अपनी ग्रीन एनर्जी बढ़ानी होगी तो आपको चाइना से सोलर पैनल खरीदने पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया। इसके अलावा अगर आप देखें जो विंड एनर्जी में तकरीबन वो आज की तारीख में मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मस्क बेचारा पानी भर रहा है आजकल। 70% मार्केट शेयर चाइना का हो गया है। हम कहां पे हैं? हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर जा रहा है, वो इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि हमारे यहां फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट पे कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचा। अब जहां पे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैसे खर्च कर रही है, ग्रीन एनर्जी करा रही, सोलर पैनल लगा रही, सेमीकंडक्टर पे लगा रही है, बैटरीज पे लगा रही है, लोग वहां पैसे जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। हमने इसमें पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं किया और फिर हम हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, हर चीज को हम देशभक्ति से जोड़ देते हैं, और फिर हम ये कहते हैं छोड़ भी दिया जाए। फिर हम ये कहते हैं समाजवादी सोच। सुनिए 10 सेकंड। समाजवादी सोच जो है, ये समाजवादी सोच आज तक मैंने दुनिया में किसी आदमी को सेविंग करके बिलियनर बनते हुए नहीं देखा।
कि आप एक वक्त का खाना कम कर दीजिए, आप बिरला टाटा हो जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मार्केट को कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलेशन ठीक करना पड़ेगा। अगर आप एक दो कंपनीज को अगर आप सारे रेगुलेशंस ऊपर कर देंगे तो कोई आपके यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए नहीं आएगा। और पिछले 12 सालों में एक दो कंपनीज के लिए ही सारा मार्केट काम कर रहा। बिल्कुल। क्या अब ये समय आ गया है क्या ए.के. भट्टाचार्य साहब और एसपी शर्मा साहब कि सरकार को कुछ ऐसे बड़े कदम उठा लेने चाहिए ताकि हम एफपीआई के मुकाबले एफडीआई को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें, जो रुपए की कमजोरी मजबूती से यहां से भाग के ना निकल के जाएं? मिसाल के तौर पर क्या हमें लैंड रिफॉर्म कर देना चाहिए, क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर देना चाहिए, क्या एफडीआई के रुके हुए जो रिफॉर्म है क्या उसको कर देना चाहिए, क्या ये वाकई सही समय है क्या? इस पर हम आप लोगों से सवाल लेंगे, जवाब लेंगे, राय जानेंगे। छोटे से ब्रेक बात कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वाकई ईरान संकट से किस हद तक निपट सकेंगे। एक सवाल ए.के. भट्टाचार्य सर आपके लिए कि क्या अब समय आ गया है कि सरकार उन रिफॉर्म के कदमों को उठाना शुरू कर दे जो अब तक राजनीतिक वजहों से या फिर किसी और वजहों से रोक रखी थी? अगर ऐसा है तो कौन से कदम आपके हिसाब से तुरंत सरकार को उठाने चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये समय आ चुका है अब रिफॉर्म करने का। क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए या फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस देश में रोका कैसे जाए, उसका एक ही कारण ये है कि भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट और विदेश के इंडस्ट्री भी वो देखना चाहते हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एक रिफॉर्म प्रोजेक्ट था उसको और भी आगे बढ़ाया जाए। सात प्रधानमंत्री जी ने 7 चीजों की कही थी। मैं कहूंगा कि 7 चीजों में बहुत सख्त जरूरत है रिफॉर्म करने की। पहले तो है कि हम कहते हैं कि फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, जिसे लैंड में या लेबर में रिफॉर्म हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन आई है और वो नोटिफिकेशन में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पर एटलीस्ट लेबर कोड अब आपके सामने है और लेबर रिफॉर्म आ चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज है। उसी तरह फैक्टर मार्केट रिफॉर्म में मैं एग्रीकल्चर की भी उसको इंक्लूड करूंगा। दूसरी बात, आपको जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। जुडिशियल रिफॉर्म जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चाहता है कि एक चीज अगर कोर्ट में जाए उसका जल्द से जल्द उसका निष्पत्ति हो, उसका वर्डिक्ट क्लियरली आए। हमारे देश में अभी भी एक बार आप वो प्रोसेस इज द पनिशमेंट हो जाता है। वो दूसरी बात। तीसरी बात, डीरेगुलेशन का जो एक प्रोजेक्ट है उसको और भी आगे बढ़ाना है। जो 2 कमिटियां जो बैठी हैं नीति आयोग के में से राजीव गौबा के अंडर, वो अच्छा काम कर रही हैं। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट को वो निकाल दे रही हैं। बहुत कुछ काम अच्छा हो रहा है और भी आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। चौथी बात, तीसरी बात, आपको एजुकेशन और स्किलिंग में बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा और उसके लिए एक कमीशन के जरिए व कैसे भी जरिए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन और स्किलिंग में बहुत कमी है। चौथी बात, आपको एनवायरनमेंट में बहुत जो
जो एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए, जिसको में और भी जाने की जरूरत है। और मैं जो 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 छठा जो मैं बात कहूंगा वो है कि जो हमारे देश में अभी जो ओपन डिबेट जो है इकोनॉमिक पॉलिसी फिक्स के लिए, वो एक ओपन डिबेट होना चाहिए, जिससे कि लोग पूरी तरह से डिस्कशन करने के बाद वो चीज एक पॉलिसी लिया जाए। इस वक्त जो टेंडेंसी जो है कि जो पॉलिसी रिफॉर्म जो होती है वो जो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व करके नहीं होती है, और वो ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर के साथ इन्वॉल्व करके कंसल्टेशन के बाद अगर एक ओपन डिबेट का एनवायरनमेंट रखा जाए, मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो 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 चीज को जरूरतें हैं वो उसको हम मीट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एसपी शर्मा सर, ये समय सिर्फ एनर्जी बचत करने का नहीं है, ये समय सिर्फ फॉरेक्स बचाने का नहीं है, बल्कि ये समय है कि हम कुछ ऐसे बड़े कदम उठा लें ताकि इस मुश्किल घड़ी में एक अवसर के तौर पर इसको तब्दील किया जा सके। और जैसा कि ए.के. भट्टाचार्य सर ने कहा भी कि जो भी पॉलिसी रिफॉर्म कर रहे हैं क्लोज डोर ना करें, थोड़ा डिबेट करके करें, स्टेक होल्डर से बात करके करें, ताकि स्टेक होल्डर जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उन तक उसका असर पहुँचे। जी बिल्कुल, जो भट्टाचार्य जी ने बताया मैं उनमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एसोचैम को रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री चैम्बर्स। तो सबसे बड़ी हमें जो ज़रूरत है, कॉस्ट कट करने की ज़रूरत है। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर हमें और गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, लगभग उसमें कोई 38 इकॉनमीज जो हैं वो एडवांस्ड इकॉनमीज़ हैं। तो हमें बहुत ही कॉस्ट कंपेटिटिव होना पड़ेगा, जिसमें मैं कुछ कॉस्ट आपको बताता हूं। जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स के लिए जो प्रोड्यूसर्स के प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी होता है उसके तभी वो कंपेटिटिव बनता है, तो उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, जिसमें जो है कॉस्ट ऑफ पावर है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, एंड कंप्लाइंस कॉस्ट है। सरकार ने बहुत सारा काम किया है, कंप्लाइंसेस को बहुत कम किया है, 40,000 से ज़्यादा कंप्लाइंसेस कम हुए हैं, लेकिन और माइक्रो लेवल पे और काम करने की ज़रूरत है कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ में मशीन्स हैं वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस महसूस हो, फैक्ट्री प्रमाइसेस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस महसूस हो, उस हद तक हमें जाना होगा। मैक्रो टू माइक्रो लेवल तक जाके हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। और जो दूसरा भट्टाचार्य जी ने बताया कि स्किल्स का, एजुकेशन की कमी नहीं है, एजुकेशन बहुत है, भरपूर एजुकेशन है, लेकिन उस एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा गैप है। जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस की हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है बहुत अच्छी एजुकेशन लेके, बड़ी अच्छी डिग्री लेके, फिर भी वो इंडस्ट्री में जाके जॉब नहीं ले पाता है, उसमें उसके कनेक्ट की प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो उस विद्यार्थी के पास जिसने एजुकेशन किया है कई बार नहीं होता है, उसको ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत फोकस किया है, जो अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप्स भी आगे प्रमोट की हैं, उनके लिए एलोकेशंस भी की हैं। उस चीज़ को हमें हर एक साल आगे बढ़ाना होगा और इसको प्रैक्टिकली एक मिशन मोड में लेके कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, सो दैट उसको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, फैक्ट्रीज में, एंटरप्राइजेज में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। दे वांट टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस, लेकिन जो स्किल्स की प्रॉब्लम है, जो उनको स्किल चाहिए, उसमें गैप आता है। तो उस गैप को हमें नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री की भी भूमिका होती है, चूंकि आप इंडस्ट्री चैम्बर को शर्मा साहब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसमें इंडस्ट्री चैम्बर की और इंडस्ट्री की भूमिका काफ़ी अहम होती है। आप वैसे लोगों को खुद भी स्किल कर सकते हैं, सरकार के बहुत सारे स्कीम यहाँ पे आ रही होती है, सिर्फ इस वजह से कि सरकार ही स्किल करके आपको दे, ये सही तरीका है नहीं। वैसे हमारे एसोचैम के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए रिसर्च फेलोशिप्स रखते हैं। तो हमने ये बहुत तेज़ गति से अभियान शुरू किया हुआ है और जिसको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी गति मिलेगी। तो मेरा यहाँ पे सुझाव ये है कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे के स्टूडेंट्स को और ट्रेन करके एम्प्लॉयबल बना के उनको रोजगार दिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की और दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट की बात की, तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस है
जो हमारी पॉलिसीज़ हैं जो दिल्ली से अनाउंस होती हैं वो ग्राउंड लेवल तक जाके उनका अवेयरनेस होना चाहिए। जो एक भूमिका आ जाती है हमारे जो स्टेट्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक वो रिफॉर्म्स परकोलेट होनी चाहिए, उनको कैसे वहाँ तक खरा उतारा जाए उसके लिए भी हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। तो ये कई सारे प्रयास करने होंगे। आशुतोष सर, सरकार जब इस तरह के प्रयास करने लगती है, जब आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के रिफॉर्म करने लग जाती है, तो फिर वहाँ पे जाहिर तौर पे इसको एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और फिर राजनीतिक तौर पे समर्थन मिलता नहीं है। विरोध इस कदर हो जाता है कि उस रिफॉर्म को वापस लेना पड़ता है। और आज आप खुद कह रहे हैं कि एफपीआई पैसा लेकर जा रहा है, कोई विदेशी निवेशक यहाँ नहीं आ रहा है, उसके लिए जो करने की जरूरत है उस पर राजनीतिक सहमति बन नहीं पाती, राजनीतिक विरोध होने लगता है। इसको कैसे निपटाया जाए इस समस्या को? देखिए लक्ष्मण जी, इस देश के अंदर सबसे अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तब हुए जब यहाँ कोएलिशन की गवर्नमेंट्स थी। कोएलिशन, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इस देश में जब जब बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट्स हुए तब तब रिफॉर्म की ऐसी तैसी हो गई। चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो जब हम पूरी तरीके से लेफ्ट ओरिएंटेड हो गए और हमने अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसको बर्बाद कर दिया। और आज की तारीख में पिछले 12 साल में यही हो रहा। भाई अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, जिनके पास 303 सीटें थी, तो फिर कौन कर सकता है? भाई उनके पास तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जिससे हमको दो चार होना पड़ेगा, जिसको हम देखना नहीं चाहते, जब आइडियोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी, जब आइडियोलॉजी ड्रिवन आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, जब आइडियोलॉजी ड्रिवन मीडियोक्रिटी को आप आगे बढ़ाएंगे, जब सिर्फ कुछ लोगों पर ही ध्यान होगा, बाकी ब्राइट एंड ब्राइटेस्ट को आपको इस देश में मौका नहीं मिलेगा, तब इसी तरीके की स्थितियां पैदा होती। और ये मैं बड़ी कटु बातें कह रहा हूं। आज की तारीख में भट्टाचार्य साहब ने यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में बात किया। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाइए, मैं आपको कह सकता हूं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम हिंदुस्तान का चौपट होने के कगार पे है, क्योंकि वहां बिलो मीडियोकर लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वहां क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अमेरिका इसलिए दुनिया में इतना बड़ा सुपर पावर बना क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड की है। उनको वहां पढ़ना अपने आप में गर्व की बात होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम पे कोई फोकस नहीं है, हमारे R&D पे किसी तरीके का फोकस नहीं है। और एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेशन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप पिछले 50 साल में बता दीजिए, इनमें से सब दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट आदमी हैं, हाउ मेनी हैव क्रिएटेड ग्लोबल ब्रांड्स? दे डोंट क्रिएट ग्लोबल ब्रांड्स, दे क्रिएट प्रॉफिट्स, और उसके लिए वो स्टेट का सहारा लेते हैं। आज अगर आप एप्पल के बारे में बात करते हैं या न्यूमीडिया के बारे में बातचीत करते हैं या आप BYD के बारे में बात, दीज आर ग्लोबल ब्रांड्स। हम क्यों ये ग्लोबल ब्रांड्स नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं। R&D पे हम फोकस ही नहीं करना चाहते। हम आज कंपनी खोलेंगे, कल से हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तो फिर हमारा बिजनेस चौपट हो जाता, फिर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है उसका सहारा लेते हैं। नहीं, दरअसल हम लोग देखते ही इसी वजह से हैं कि आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो कितने साल के भीतर आप रिटर्न देना शुरू कर देंगे, कितना रिटर्न देंगे, वहीं से सोचना ही शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म R&D एक बड़ा चैलेंज है, समय समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुद्दा उठता भी रहा है। अवधेश जी, जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, सरकार इतनी मजबूत है, तो अभी तो बोल्ड रिफॉर्म तो उठा लेना चाहिए सरकार को, क्यों? और अभी तो प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है और उसकी घोषणा की है, 15 अगस्त के भाषण से कहा है कि आने वाले समय जो है अब सेकेंड जनरेशन और उसके बाद के रिफॉर्म का है। अब आशुतोष जी देखिए, मैं ऐसे ही भाषण दे दूं कि भारत की सारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद सारा ध्वस्त हो गया एजुकेशन। अब ये तो एनर्जी में भी आप देखिए, सोलर एनर्जी में और विंड एनर्जी में और न्यूक्लियर एनर्जी में, तीनों में काम ही इस गवर्नमेंट में हुआ है। अब चीन से तो हमारी तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन इनके आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में पेरिस में इंटरनेशनल सोलर एलायंस बनाया, उसका केंद्र इस समय भारत में है। और इस समय हम जो 180 गीगावाट हम बना रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए सारा है। विंड एनर्जी में भी 4% हम जो है पूरे एनर्जी का 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो कोई मानता ही नहीं है ना। ये रिफॉर्म का विरोध करेंगे जाके कम्युनिस्ट लोगों के साथ, आशुतोष जी, और रिफॉर्म नहीं होगा तो बैठ के आलोचना करेंगे। नरसिम्हा राव की सरकार आई तो थी, हम सब लोगों ने किस लिए विरोध किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, भ्रष्टाचार है और हर्षद मेहता कांड हो गया। उसके बाद 1992 के बाद नरसिम्हा राव सरकार का विरोध होने लगा। क्या काम किया सरकार ने?
जो 1991 में जो काम किया था, 1992 के बाद तो सर नरसिंह राव सरकार किसी प्रकार चल ही नहीं पाई, काम ही नहीं कर पाई सरकार ने। तो इसलिए जो कुछ आशुतोष जी कहते हैं, मुझे उसके उत्तर देने में मेरा यूनिवर्सिटी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, लेकिन भारतीय मानकों पर होगा। हमने जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, हम इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे देश में एक कुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। 22.5 करोड़ लोग एक साल में बनारस पहुंचे हैं, वो इंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अयोध्या में 16 लाख करोड़ लोग पहुंच रहे हैं एक वर्ष में, वो भी हमारी भारत की ताकत है। और इकोनॉमी, उसमें जो इकोनॉमी लगती है, मैं आज आपके CNBC आवाज चैनल से कहता हूं कि जो हमारे मंदिर हैं, आज इसको हंसी में लोग उड़ाते हैं, वो इकोनॉमी 24 घंटे 365 दिन की। एक शादी में एक बार हम कपड़ा खरीदते हैं, मंदिर में डेली कपड़ा चाहिए, डेली घी चाहिए, डेली प्रसाद चाहिए, डेली टूरिज्म चाहिए, डेली सब कुछ चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो वो तो मानेंगे नहीं ना आज के इकोनॉमिस्ट। अवधेश जी, ना ये इकोनॉमिस्ट हमारे नहीं मानेंगे, हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं मानेंगे। अब ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जितने बड़े सर मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, इकोनॉमी केवल नहीं, अब इस तरह की बातों को नहीं मैं पूरी करने दूंगा। की नहीं बढ़ेगी, बस मेरा इतना ही कहना है। इस तरह की चीजों की जरूरत रहती है, सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन जिस लेवल पे हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर अगरबत्ती बेच के, फूल बेच करके, माला बेच करके इकोनॉमी को उस स्केल तक नहीं ले जा सकते हैं। AK भट्टाचार्य साहब, लास्ट कमेंट, चूंकि अब समय काफी कम। लक्ष्मण जी, चूंकि मेरा नाम, देखिए मेरा नाम अवधेश जी ने लिया, इसलिए मुझे जवाब देना चाहिए, आप मुझे मौका दें। आप तो इतना बोल चुके, मैं तो चुपचाप सुन। नहीं भाई, 15 सेकंड भाई। हाँ देखिए, अब भाई अवधेश जी, आपने मेरा नाम लेके लिया, इसलिए मैं आपको बता दूं। अपराध कर दिया सारा, तो सुन लिया आपने, इतना बोला। अच्छा, सुन लीजिए। जब फॉर्म लॉज आए थे, मैंने उसका समर्थन किया था, लेकिन आप जिस तरीके से कानून बना रहे हैं इस देश के अंदर, उससे लोगों के अंदर इरिटेशन पैदा हो रहा है। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए भाई, आपने सरकार को बता दिया इंडिया के मतलब हिंदुत्व आधारित कर दिया। आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर आप आज की तारीख में अगर आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति वहां पे है, तो मुझे कुछ नहीं कहना भाई। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करना, आपको सेमीकंडक्टर पे काम नहीं करना, बैटरी पे काम नहीं करना, गए तो काम हो, सेमीकंडक्टर काम नहीं करना, भारत बढ़ा है ना, तो फिर आप कब काम करेंगे? सेमीकंडक्टर में वर्क आपके यहाँ कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? कोई आप पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी फैसले करते हैं और उसके बाद किसान सड़क पर उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि आप किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस में लेके फैसले करिए ना। नहीं, किसान क्या फायदा? एक अच्छा फैसला तो जो गलत हो गया। करते हैं, किसानों के नाम पर सड़क घेरने वाले जो लोग उतरते हैं, वो किसान नहीं होते हैं। हम आंदोलन का आदमी रहा। आप तो किसानों को खालिस्तानी बना देते हैं भाई। दिक्कत ये है आपके साथ। नहीं, सुनिए, किसान आंदोलन में खालिस्तानी भी थे। इसको हम लोग पूरे डिबेट को कहीं और लेके चले जाएंगे। हमारी कोशिश ये थी कि ये जानने की प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उस पर अमल करके हम कितना इस संकट से निपट सकते हैं, लेकिन हम लोग किसान आंदोलन तक चले गए। खैर, समय कम है, इसीलिए हम बाकी मेहमानों के व्यूज अब नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें निकालने के लिए। और आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते हैं CNBC आवाज। नमस्कार।